प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत इच्छा शक्ति का हिस्सा है। और राम मंदिर अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी ये उसी के अनुरूप है। और आगे इससे निम्नलिखित जो है फायदे हो सकते हैं। लगभग 15 से 18,000 सालाना हर घर को फायदा मिलेगा फ्री सोलर इलेक्ट्रिसिटी से, मुफ्त सौर योजना से। और जो वितरण कंपनियां हैं उनको भी सरप्लस बिजली हासिल होगी। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं, उनकी चार्जिंग को लेकर के उद्यम के क्षेत्र में काफी नए मौके बन रहे हैं, क्योंकि नए वेंडर इससे जुड़ रहे हैं जो कि सप्लाई और इसमें जो स्थापना की जा रही है वो इसमें जुड़ रहे हैं। जो युवा हैं जिनके पास ऐसा कौशल है जो कि इसके मेंटेनेंस से जुड़ सकते हैं, इंस्टॉलेशन से जुड़ सकते हैं, उनको फायदा मिल रहा है। मध्यम वर्ग को हम घर की योजना, मिडिल क्लास के जो भी योग्य लोग हैं, जो भी इसके लाभार्थी हो सकते हैं, हम चाहते हैं कि जो लोग भी किराए के मकान में रह रहे हैं या फिर झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं या फिर अनधिकृत कॉलोनीज में रहे हैं, वो लोग अपना मकान बनाएं या फिर खरीदें। ये हमारी योजना है। मेडिकल कॉलेजेस की अगर बात की जाए तो हमारे जो युवा हैं वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, बड़े पैमाने पर डॉक्टर बनना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो बेहतर करके अपने लोगों की सेवा कर सके। हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको बढ़ाया जाए, अपने संसाधनों का इस्तेमाल करें, अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं वो इसमें जुड़े। हम इसके लिए एक समिति का गठन कर रहे हैं ताकि जो भी चुनौतियां हैं, जो भी मुद्दे हैं, उनको हम दूर करके वो सही तरीके से उसके लिए वे सिफारिश कर सकें। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन, टीकाकरण, हम महिलाओं और बच्चों, खासतौर पर 9 से 14 साल की जो बच्चियां हैं उनको टीकाकरण की ओर आगे बढ़ेंगे ताकि सर्वाइकल कैंसर से उनको बचाया जा सके। मातृत्व और बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना, हम अलग अलग स्कीम ला रहे हैं जिसको एक विस्तृत योजना के तहत लाया जा रहा है ताकि सब में एक रूपता नजर आए। हम आंगनबाड़ी सेंटर को आगे बढ़ाएंगे, उनको अपग्रेड करेंगे ताकि, और इसका 2.0 इसका जो वर्जन है वो लाएंगे ताकि जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान बेहतर तरीके से लिया जा सके। इम्यूनाइजेशन की अगर बात की जाए तो उसको हम बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की जाएगी और इसे बहुत ही तेजी से लागू किया जाएगा पूरे देश में। आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत जो हेल्थ केयर की स्कीम है उसको और बढ़ाया जाएगा। जो सभी आशा वर्कर हैं उनको आयुष्मान भारत के दायरे में लाया जाएगा। सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी इसमें लाया जाएगा, जितने भी सहायक हैं उसको भी इसके अंतर्गत लाया जाएगा। कृषि और विपणन की अगर बात की जाए तो कृषि क्षेत्र में हम किसानों की आय बढ़ाना चाहते हैं। इसकी लगातार इसके लिए कदम उठाया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को फायदा हुआ है और 10 लाख रोजगार के मौके भी बने हैं। प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, हम चाहते हैं कि जो छोटी फूड प्रोसेसिंग योजनाएं हैं, स्कीम है, उनको आगे बढ़ाया जाए ताकि 2.4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को इनके साथ जोड़ा जाए, उनको कर्ज दे करके उनको वित्त पोषण दिया जाए ताकि किसानों को जो खेती के बाद जो नुकसान होता है उसका वो नुकसान कम हो और उनकी उत्पादकता बढ़े। हम हर सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्राइवेट और जनता की भागीदारी बढ़े ताकि किसानों को जो खेती के बाद जो गतिविधियां होती हैं उसमें फायदा हो, भंडारण अच्छे तरीके से हो सके, जो सप्लाई चेन है वो बेहतर हो, उनके उत्पादों की मार्केटिंग और ब्रांडिंग सही तरीके से हो सके। नैनो डीएपी यानी उर्वरक की अगर हम बात करें, हमने नैनो यूरिया की शुरुआत की थी और इसे सफलतापूर्वक लागू किया, और हम नैनो डीएपी को हम का दायरा जो है वो अलग अलग उपज के लिए वो बढ़ाया जाएगा। आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स, हम अगर बात की जाए
आत्मनिर्भर तिलहन की दिशा में हम बात करें तो 2022 में हमने कई कदम का ऐलान किया था। एक रणनीति का गठन किया जाएगा ताकि हम तिलहन के क्षेत्र में आगे हम बढ़ सके, जैसे कि सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी, इसके क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। इसके लिए हम अधिक उपज वाली जो वैरायटीज हैं वो हासिल करना चाहते हैं, आधुनिक तकनीक को, खेती को हासिल करना चाहते हैं, जो बाजार है उसको जोड़ना चाहते हैं, ताकि और साथ ही साथ जो उपज की बीमा है उसको इसमें लागू करना चाहते हैं। पशुपालन के लिए और डेयरी फार्मिंग के लिए, दुग्ध उत्पादकों के लिए हम फायदा लाने के लिए एक नई योजना हम लाना चाहते हैं। और फुट एंड माउथ डिजीज जो है, जो कि खुरहा जिसे कहते हैं, वो उसे खत्म करना चाहते हैं ताकि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बने। भारत अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, लेकिन अगर बात की जाए जो जानवर हैं उनके मुकाबले हमारी उत्पादकता थोड़ी कम है। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुपालन मिशन, लाइव स्टॉक मिशन को हम चाहते हैं कि दुग्ध उत्पादन से जुड़े क्षेत्रों में आगे बढ़ें। मत्स्य संपदा, सरकार ने एक योजना की स्थापना की थी, एक अलग विभाग बनाया था। ये समझा था कि जो मत्स्य पालन है उससे मछुआरों को कितना फायदा हो सकता है, और इससे जो हमारे देश में मत्स्य पालन जो है वो फायदे का सौदा बना है। 2013-14 के मुकाबले लगातार जो समुद्र से उत्पाद मिलने की क्षमता है वो दुगना बढ़ी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। हम चाहते हैं कि जल क्षेत्र से जुड़े हुए जो गतिविधियां हैं वो आगे बढ़े, वो 3 से 5 टन प्रति हेक्टेयर बढ़े। पहले ये 3 टन प्रति हेक्टेयर है, उसे बढ़ाएं। साथ ही साथ 1 लाख करोड़ रुपए का निर्यात हम करने में कामयाब हों और 5 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके हम निकट भविष्य में बना सकें। 5 समेकित एक्वा पार्क हम बनाए जाएंगे, जल से जुड़े हुए पार्क बनाए जाएंगे, बहुत जल्दी इनकी स्थापना की जाएगी। लखपति दीदी योजना, 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्व सहायता समूह with 9 crore women बनाए गए हैं। इनसे 9 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं और इसकी वजह से जो ग्रामीण इलाके हैं वहां का सामाजिक आधार पूरी तरह से परिवर्तन हो रहा है। वो लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। माननीय स्पीकर महोदय, उनकी जो सफलता है उससे 1 करोड़ महिलाओं को मदद मिली है और वो लोग लखपति दीदी बनने में कामयाब रही हैं। They are an inspiration to others. और वो लोग दूसरों के लिए प्रेरणा है। उनकी जो क्षमताएं हैं वो बहुत शानदार हैं और हम उनकी उपलब्धियों को का सम्मान करना चाहते हैं और हमने इसके लिए लक्ष्य बढ़ाने का फैसला किया है। लखपति दीदी की जो योजना है वो 2 करोड़ से बढ़ाकर हम इसे 3 करोड़ ले जाने का लक्ष्य रख रहे हैं। लखपति दीदी योजना में 3 करोड़ महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य है। तकनीक के आधार पर जो बदलाव है, नए जमाने की जो तकनीक है और जो डेटा है, इससे लोगों की जिंदगी और कारोबार में बदलाव आ रहा है। इससे नई आर्थिक जो मौके हैं वो भी बन रहे हैं और इससे उच्च स्तरीय सेवाएं भी लोगों को मिल रही हैं और ये सब कुछ बहुत ही किफायती दर पर हो रहा है और ऐसे लोगों को जो कि समाज के निचले तबके पर हैं उनको भी फायदा मिल रहा है। आर्थिक स्तर पर जो नीचे हैं उनको भी फायदा हो रहा है और वैश्विक स्तर पर हम जो है आगे बढ़ रहे हैं और हम नया नवाचार यानी नए तरीके से तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। रिसर्च और नवाचार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इससे विकास और रोजगार के मौके बन रहे हैं। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे और एक आगे बढ़ाया है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसमें जोड़ा है। और अगर इनोवेशन यानी नवाचार की बात की जाए तो वो आधार है विकास का। हमारे जो युवा हैं वो तकनीक के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी हैं। हमारे युवा जो तकनीक में माहिर हैं उनके लिए एक स्वर्णिम काल होगा, क्योंकि 1 लाख करोड़ रुपए की एक राशि वो स्थापित की जाएगी। इसमें 50 साल का ब्याज मुक्त
ऋण दिया जाएगा और इसके जरिए जो है लंबे समय के लिए उन्हें वित्त उपलब्ध कराया जाएगा, फाइनेंस उपलब्ध कराया जाएगा। ये जो राशि होगी ये लंबे समय के लिए उनको फंड उपलब्ध कराएगी और उनको दोबारा भी फंड उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें बहुत कम या फिर बिल्कुल ही निल शून्य ब्याज दर के जरिए होगा और इसके जरिए जो निजी क्षेत्र है उसको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और आने वाले दिनों में उदयमान अवसर बनेंगे उनके लिए। हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं की ताकत को तकनीक से जोड़ा जाए। एक नई स्कीम की स्थापना की जाएगी। हम रक्षा के क्षेत्र में तकनीक को बेहतर करना चाहते हैं और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना चाहते हैं। अगर हम आधारभूत ढांचे के बेहतर की बात की जाए तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय को हमने पिछले 4 साल में 3 गुना किया है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है अर्थव्यवस्था में और इससे बहुत ज्यादा रोजगार के मौके बने हैं। और अगले साल के लिए अगर आवंटन की बात की जाए तो हम इसे और बढ़ा रहे हैं और 11.1% हम बढ़ा रहे हैं पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को, यानी 11,11,000 करोड़ 111 करोड़ से ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। ये 3.4% ऑफ आवर जीडीपी। ये हमारी अर्थव्यवस्था का 3.4% होगा। रेलवे की अगर बात की जाए तो 3 रेलवे के जो कॉरिडोर प्रोग्राम हैं उनको 3 कॉरिडोर प्रोग्राम को लागू किया जाएगा। इसमें ऊर्जा, सीमेंट और कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा। पोर्ट कॉरिडोर को भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा हाई डेंसिटी ट्रैफिक कॉरिडोर को भी जोड़ा जाएगा। पीएम गति शक्ति, इन सबको पीएम गति शक्ति योजना के तहत आगे बढ़ाया जाएगा ताकि बहुउद्देशीय बहुआयामी जो है कनेक्टिविटी यानी संपर्क बढ़ सके। इससे लागत घटेगी और ट्रैफिक भी कम होगा और जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है उन कॉरिडोर्स में जो हमें जो स्पीड है वो बढ़ाने को मौके मिलेंगे और साथ ही साथ जो यात्री हैं उनकी सुरक्षा भी बेहतर हो पाएगी और जो कंजेशन यानी ट्रैफिक ज्यादा है वो कम होगा। इन तीनों योजनाओं को बिल्कुल हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से बढ़ाएंगे और जो लागत का हमारा खर्च है वो काफी कम होगा। 40,000 नॉर्मल रेल बोगीज, 40,000 सामान्य रेल बोगियों को बदला जाएगा, वंदे भारत के स्तर पर ले जाया जाएगा। टू एनहांस सेफ्टी, हम सुरक्षा को बढ़ाना चाहते हैं एंड कंफर्ट और चाहते हैं कि जो यात्री हैं उनकी सुविधा बढ़े, उनकी सुरक्षा बढ़े। और अगर बात की जाए उड्डयन क्षेत्र की तो पिछले 10 सालों में हमारे उड्डयन क्षेत्र में यानी हवाई क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। एयरपोर्ट की संख्या 49 तक पहुंच गई है। हमने जो वायु संपर्क है उसको टियर 2 और टियर 3 स्कीम तक भी आगे बढ़ाया है। इन सबको उड़ान स्कीम के अंतर्गत बढ़ाया गया है। 517 नए रूट्स की स्थापना की गई है और इसमें 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा जो यात्री हैं वो सफर कर रहे हैं। जो भारतीय कैरियर्स हैं यानी भारतीय कंपनियां हैं वो बहुत ही सतर्क रहकर और बहुत तेजी से उन्होंने काम किया है। 1000 नए विमान उन्होंने खरीदे हैं और ये जो विस्तार हो रहा है हमने जो मौजूदा हमारे एयरपोर्ट हैं उनका हम विस्तार कर रहे हैं और साथ ही साथ नए एयरपोर्ट की स्थापना की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मेट्रो और नमो भारत की अगर बात की जाए तो हमारा जो मिडिल क्लास है यानी मध्यम वर्ग है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मेट्रो रेल और नमो भारत जो है वो इसमें बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं और इस पूरी योजना को हम आगे बढ़ाएंगे और खासतौर पर जो मास पर ग्रीन एनर्जी लोगों को हम परिवहन के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में हम कार्बन को जीरो एनर्जी की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। एनर्जी हम चाहते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने और चाहते हैं कि ऊर्जा हासिल करने के जो गैर परंपरागत तरीके हैं उसके जरिए 1 गीगावाट से ज्यादा हम ऊर्जा हासिल कर सके। अगर कोयले की बात की जाए तो हम 100 मीट्रिक टन की क्षमता का जो स्थापना है वो हम करेंगे 2030 तक। अगर हम बात की जाए नेचुरल गैस के आयात और अमोनिया की बात करें तो हमने कंप्रेस्ड बायोगैस की का जो मिश्रण है वो सुनिश्चित किया है। हम चाहते हैं कि
for domestic purposes, चाहे घरेलू मौका हो या फिर जो परिवहन के लिए इस्तेमाल है वो ठीक से किया जा सके। हम चाहते हैं कि जो बायोमास है वो सही तरीके से हासिल कर सके, उसके लिए हम मदद करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इकोसिस्टम बनाने की ओर आगे हम बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि ई व्हीकल यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो माहौल है वो बढ़ाएं ताकि उनका उत्पादन और चार्जिंग करने की जो सुविधाएं वो बेहतर हो सके। ई बसेस की ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो, इसको हम सार्वजनिक परिवहन से जोड़ना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इसके लिए पेमेंट सिक्योरिटी हो। मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री फॉर प्रमोटिंग ग्रीन ग्रोथ, हम चाहते हैं कि हर एक तरीके से विकास करें और इसके लिए हमने बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री की स्थापना करेंगे और इसके जरिए जो पर्यावरण के हित में जो कदम है वो हम उठा सकेंगे। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की स्थापना हो सकेगी जो कि जैविक तरीके से खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा और बायोप्लास्टिक और इससे जुड़े हुए दूसरे उत्पाद बन सकेंगे। ये जो योजना है इससे निश्चित तौर पर आज के दौर में जो लोग उत्पादों का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें क्रांतिकारी बदलाव आएगा, बिल्कुल ही नए नियम आ जाएंगे। हम ब्लू अर्थव्यवस्था 2.0 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम एक स्कीम लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो तटीय क्षेत्र हैं वो तरक्की करें। हमारे जो समंदर से जुड़े हुए लोग हैं उनको फायदा हो, इसके लिए एक स्कीम लॉन्च की जाएगी। जो भी पर्यटन केंद्र हैं उनका विस्तृत विकास हो सके ये सुनिश्चित करेंगे। G20 की हमने अध्यक्षता बहुत सही तरीके से की और इसकी 60 जगह यहां पर अध्यक्षता की गई और इससे जो विविधता थी ये पूरी दुनिया के सामने भारत की विविधता आई और भारत के जो आकर्षक क्षेत्र हैं वो दुनिया की नजर में आए और इससे पर्यटन को फायदा होगा। हमारा जो मध्यम वर्ग है और हमारा जो मिडिल क्लास है, हमारा जो मध्यम वर्ग है वो खूब घूमना चाहता है और हम जो इसके साथ साथ धार्मिक पर्यटन को भी जोड़ना चाहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही विकास की संभावनाएं हैं जिससे स्थानीय स्तर पर उद्यमों को फायदा मिलेगा। जो राज्य हैं उनको हम प्रोत्साहित करेंगे। हम चाहते हैं कि जो राज्य हैं उनके पास जो आकर्षक पर्यटन केंद्र हैं उनकी वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग की जाए। हम इसके लिए एक रूपरेखा तैयार करेंगे। हम चाहेंगे कि जो उच्च गुणवत्ता वाले जो सेवाएं हैं वो लोगों को उपलब्ध कराई जा सके। पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और ऐसे में उन्हें दीर्घकालिक जो कर्ज है वो भी हम उपलब्ध कराना चाहते हैं जो भी पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम अगर अपने घरेलू पर्यटन की बात की जाए तो माननीय स्पीकर महोदय, हम बताना चाहेंगे कि जो हमारे बंदरगाह हैं उनके साथ संपर्क बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही साथ जो हमारा पर्यटन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा है उसको बढ़ाना चाहते हैं। इसमें हम लक्षद्वीप जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं जैसे लक्षद्वीप उनको भी हम जोड़ना चाहते हैं। इससे हमें रोजगार के मौके बढ़ाने में भी मदद मिलेगी, हम निवेश भी बढ़ाने में हमें फायदा मिलेगा। अगर हम FDI की बात की जाए $596 बिलियन इसमें बड़े पैमाने पर बढ़ा है और एक स्वर्णिम क्षेत्र शुरू हुआ है FDI में और 2005 से 14 तक में ये उतना अच्छा नहीं था लेकिन हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो द्विपक्षीय समझौते हैं हमारे विदेशी सहयोगियों के साथ हम ये चाहते हैं कि FDI का मतलब फॉरेन डेवलपमेंट ही नहीं, फर्स्ट डेवलपमेंट इंडिया भी है। हम चाहते हैं कि विकसित भारत के लिए राज्यों में भी सुधार किया जाए। हम ये चाहते हैं कि कई कदम उठाए जाएं राज्यों में ताकि जो हमारी सोच है विकसित भारत की उसको सही तरीके से अमल में लाया जा सके। 75,000 करोड़ रुपए का हम आवंटन करेंगे। 50 साल का ऋण मुक्त कर्ज होगा ताकि जो उन चुनौतियों को हासिल करना चाहते हैं, जो भी राज्य सरकारें इसमें आगे बढ़ना चाहती हैं उनको हम ये फायदा देंगे। अगर सामाजिक बदलाव की बात करें तो हम एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करेंगे ताकि जो चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, जो तेजी से बढ़ती आबादी की जो चुनौतियां हैं और जो जनसांख्यिकी बदलाव हो रहा है यानी डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, उसको निपटने के लिए कमेटी बनाएंगे। हमारी जो कमेटी है वो व्यापक तरीके से इन चुनौतियों का सामना कर पाएगी ताकि हम विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सकें। अमृतकाल को कर्तव्य काल के तौर पर
हमारी सरकार इस बात को लेकर समर्पित है कि अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, तेजी से विकास हो और साथ ही साथ जो लोगों के लिए अपनी संभावनाओं को अच्छे तरीके से अमल में ला सके, उनका इस्तेमाल कर सके, उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सके। हमारे देश के गणतंत्र के 75वें साल में हमने ये प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम राष्ट्रीय विकास के लिए समर्पित हैं। हम चाहते हैं कि लोग नई आकांक्षाएं करें, नए लक्ष्य हासिल करें और भारत आगे नई चुनौतियों के लिए तैयार है और ये हमारा कर्तव्य काल भी है। Every challenge of the pre-2014 2014 से पहले जितनी भी चुनौतियां थी उनको हमने पार पा लिया है। हमने आर्थिक प्रबंधन बेहतर किया है और हमने बेहतर शासन दिया है। हम एक टिकाऊ आर्थिक वृद्धि की दर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए हमने सही नीतियां अपनाई हैं, हमारी नीयत सही है और हमने सही कदम उठाए हैं। हमने जुलाई 2024 के जो फुल बजट में हम पेश करेंगे उस वक्त हम एक विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत करेंगे विकसित भारत के लिए। Revised estimates और संशोधित जो एस्टिमेट है 2023-24 का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है, कुल प्राप्ति जो कि कर्ज के अलग है वो 27.65 लाख करोड़ है। इसमें से टैक्स प्राप्तियां 23.24 लाख करोड़ रुपए है। और संशोधित एस्टिमेट की अगर बात की जाए 44.90 लाख करोड़ रुपए खर्च है संशोधित। और जो रेवेन्यू रिसीट है वो 30.03 लाख करोड़ रुपए है और बजट का जो अनुमान था उससे ये ज्यादा है और ये दिखाता है कि हमारा मजबूत विकास दर आगे बरकरार रहेगी। और राजकोषीय घाटे की अगर बात की जाए तो ये 5.8 है अर्थव्यवस्था का। बजट एस्टिमेट नॉटविथस्टैंडिंग मॉडरेशन in the nominal growth estimates. Budget एस्टिमेट अगर बात की जाए 2024-25 के बजट की अगर बात की जाए तो 2024-25 में कुल प्राप्ति जो कि रहने का अनुमान है वो 30.80 लाख करोड़ रुपए हो सकती है और 46.77 लाख करोड़ रुपए हो सकती है। और टैक्स से प्राप्ति जो है वो 26.07 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। हम जो पूंजीगत व्यय के लिए जो राज्य के लिए स्कीम हमने शुरू की थी वो 1.3 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के साथ जारी रहेगी। हम जो वित्तीय मजबूती की ओर हम आगे बढ़ते रहेंगे, जैसा कि हमने 2021-22 में ऐलान किया था। हम चाहते हैं कि जो राजकोषीय घाटा है उसको 4.5% से नीचे 2025-26 तक ले आएं। जो राजकोषीय घाटा 2024-25 में जो रहने का अनुमान है वो 5.1% रह सकता है जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% रह सकता है। The gross and net market borrowings अगर सकल कर्ज की बात की जाए तो 24-25 में उसका अनुमान है वो 14.13 लाख करोड़ हो सकता है and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less इन दोनों को that in 2023-24 में जितना था ये उससे कम होगा। और अगर जब निजी निवेश बहुत तेजी से बढ़ रहा है और केंद्र सरकार कम कर्ज ले रही है और इससे जो निजी क्षेत्र हैं उनको बड़े पैमाने पर कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। वोट एंड अकाउंट यानी अंतरिम बजट की अगर हम बात करें तो हम संसद की अनुमति चाहते हैं। हम 2024-25 के एक हिस्से के लिए हम वोट एंड अकाउंट चाहते हैं। हम दूसरे खंड की ओर आगे बढ़ते हैं। माननीय स्पीकर महोदय, पिछले 10 साल में डायरेक्ट टैक्स की जो राशि है वो बहुत तेजी से बढ़ी है और टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ी है। और मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूं कि हमारे जो टैक्स दाता हैं
उनके पैसों का इस्तेमाल सही तरीके से देश के विकास में किया जा रहा है और अपने लोगों की भलाई के लिए टैक्स पेयर के रकम का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम जो टैक्स देने वाले लोग हैं, हम उनकी तारीफ करना चाहते हैं। हमने टैक्स दरों को हमने तर्कसंगत बनाया है। नए टैक्स स्कीम के तहत जिनकी 7 लाख करोड़ तक जिनकी इनकम है, उनको टैक्स नहीं देना होगा। रुपीज इन द फाइनेंशियल ईयर 2013-14 2013-14 में ये बहुत कम था। For retail businesses और was जो increased from 2 crores खुदरा to 3 crores. व्यापार हैं, उनके लिए Similarly, the threshold भी काफी फायदा हुआ है। eligible जो for सीमा percentage है taxation वो was हमने बढ़ाया है और increased टैक्सेशन की from 50 lakh सीमा को भी हमने rupees to बढ़ाया है। 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate कॉर्पोरेट was टैक्स decreased रेट को भी from हमने 30% to 30% से 22% घटा करके 22% किया। domestic companies जो हमारी and मौजूदा 15% घरेलू कंपनियां हैं for certain और इसके new अलावा manufacturing जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको भी हमने 15% किया। माननीय स्पीकर महोदय पिछले 5 साल में हमारा जो हमारी जो कोशिश थी वो टैक्स पेयर्स को फायदा देने की थी, ताकि हम उनके लिए जो असेसमेंट का सिस्टम है उसको पूरी तरह से बदलाव किया जा सके। हमने फेसलेस सिस्टम यानी बिना किसी कॉन्टैक्ट के टैक्सेशन हो सके ये सुनिश्चित की, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और इससे जवाबदेही बढ़ी है और इसी वजह से जो इनकम टैक्स रिटर्न की संख्या है वो बहुत बढ़ी है। फॉर्म 26AS की हमने शुरुआत की और टैक्स फाइलिंग आसान की गई है और बहुत ही सरल बना दी गई है। और जो टैक्स रिटर्न प्रोसेस करने का समय था वो 93 दिनों से घटा करके, जो कि 2013-14 में 93 दिन था, वो अब सिर्फ 10 दिन रह गया है इस साल। और इससे जो टैक्स रिफंड है वो बहुत तेजी से हो पा रहे हैं। अगर हम अप्रत्यक्ष कर की बात करें, इनडायरेक्ट कर की बात करें, तो अप्रत्यक्ष कर का जो पूरा ढांचा था वो बहुत ही बिखरा हुआ था, हमने उसको ठीक किया है और जीएसटी से के जरिए ये चीजें बहुत ही आसान हुई हैं और जो उद्यम हैं, जो उद्योग हैं, उन्होंने इसको सराहा है। और एक बहुत ही शीर्ष कंसल्टिंग फर्म ने ये पाया है कि 94% जो मार्केट लीडर्स हैं वो इसको सकारात्मक तरीके से देखते हैं। According to 80% of the respondents, और इसमें जो 80% लोग जो इसमें जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि इससे टैक्स को लेकर के जो मुकदमेबाजी थी वो कम हुई है और इसकी वजह से चुनौतियां घटी हैं और बहुत कम समय में ये टैक्स की समस्याएं निपट जा रही हैं और जीएसटी कलेक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है और लगभग 1.66 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है इस साल की। अगर हम बात करें, राज्यों को भी फायदा हुआ है। स्टेट्स के अगर एसजीएसटी की बात की जाए, राज्य जीएसटी की बात की जाए, जीएसटी के 2017-18 में ये लाया गया था और उसके बाद 2022-23 तक अगर हम बात करें तो 1.22 गुना बढ़ा है। और जो राज्यों का रेवेन्यू है, राज्यों की जो आय है, वो भी जीएसटी से पहले का जो दौर था उसके मुकाबले ये बढ़ा है। और इसका सीधा फायदा जो कि उपभोक्ता है उनको हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लागत घटी है, लॉजिस्टिक का खर्च घटा है और इससे जो अधिकतर टैक्स हैं वो घटे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, हम चाहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो सरल हो और इसके लिए जो कदम उठाया था, जो आयात का जो समय था, रिलीज समय था, वो घटा है, 71 घंटों में ही हो जा रहा है समुद्री अगर तरीके से बात की जाए। और जो एयर कार्गो की जो सुविधा है उसमें भी 44% की कमी आई है और समंदर के बंदरगाह में भी वहां से आयात में सुगमता हुई है, समय कम हुआ है। जब राष्ट्रीय टाइम रिलीज स्टडीज की शुरुआत की गई थी तब टैक्स को लेकर के टैक्स प्रपोजल्स की अगर बात करें तो हम नियमों का पालन कर रहे हैं और हमने टैक्सेशन में कोई बदलाव नहीं किया है और हम चाहते हैं कि जो सेम टैक्स रेट है, जो पुराने टैक्स रेट है वही बहाल रहेंगे। हम परंपरा का पालन कर रहे हैं
और इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क जो है वो भी वही बरकरार रहेगा पहले की तरह। हालांकि कुछ स्टार्टअप्स को जो है वो टैक्स बेनिफिट हम देना चाहते हैं। जो सॉवरेन पेंशन फंड्स हैं उनको हम कुछ फायदा दे रहे हैं, कुछ आईएफएससी यूनिट्स को भी हम फायदा दे रहे हैं। कुछ जो हम छूट की सीमा थी वो 2024 को खत्म हो रही 31 मार्च को, उसको हम आगे जारी रखना चाहते हैं और इसलिए हम इस समय सीमा को बढ़ाकर 31/3/2025 कर रहे हैं। 31 मार्च 2025 तक उन स्टार्टअप्स को फायदा मिलता रहेगा। इसके अलावा सरकार की जो सोच है, हम चाहते हैं कि लोगों की का जीवन शैली आसान हो और कारोबार करने में आसानी हो। हम चाहते हैं कि जो टैक्स पेयर सर्विसेज हैं उसको बेहतर करें। नॉन वेरीफाइड, नॉन रिकंसाइल्ड और डिस्प्यूटेड टैक्स, बहुत सारे ऐसे हैं सीधे टैक्स वाली जो मांग है वो कम हो, और 1962 से कुछ टैक्स की जो है चुनौतियां हैं वो चली आ रही हैं और इसकी वजह से जो बही खाता है उसमें कहीं ना कहीं समस्या आती है और रिफंड में दिक्कत आती है आने वाले समय में। तो माननीय स्पीकर महोदय, हम यहां पर जो पुराने डायरेक्ट टैक्स की डिमांड्स है जो 25,000 रुपए तक की है, जो फाइनेंशियल ईयर 2009-10 तक से जुड़ी हुई है for financial years 2010-11 और 2010-11 में भी जो 10,000 तक है उसको छूट दे रहे हैं 2014-15 तक। crore taxpayers और 1 करोड़ से ज्यादा जो टैक्स पेयर हैं उसका फायदा मिलेगा। जो पुराने मामले हैं अटके हुए थे उनको हम वापस ले रहे हैं। then and now, अर्थव्यवस्था तब और अब की अगर बात की जाए, 2014 में जब हमारी सरकार ने सत्ता संभाली थी तब हमारे सामने चुनौती थी कि अर्थव्यवस्था को सुधारें और इसके लिए कदम दर कदम हम आगे बढ़ें और जो शासन की व्यवस्था को दुरुस्त करें, और ये बहुत बड़ी चुनौती थी। उस वक्त हमारे सामने जरूरत थी कि हम लोगों को उम्मीद दें ताकि निवेश बढ़े और जो सुधार है उसके लिए हम मजबूत समर्थन इकट्ठा कर सकें। और हमारी सरकार ने बिल्कुल ये ऐसा किया है और हमने राष्ट्र प्रथम की नीति पर चलते हुए इसे हासिल किया है और उस समय की जो चुनौतियां थी उनको हमने पार कर लिया है और अब जो देश की अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से पटरी पर है और उच्च विकास दर की ओर आगे बढ़ रही है और ये विकास दर टिकाऊ है और हम तेजी से विकास करेंगे। और हम फिर से दोहराना चाहेंगे, अब हम ये कह सकते हैं कि हम तब कहां थे, 2014 तक हम कहां थे और अब 2024 में हम कहां हैं। और हमने कई जो सबक लिए हैं और उस समय